सुप्रभात बच्चों। पिछले व्याख्यान में हमने सेल की अवधारणा और रासायनिक सेल में होने वाली क्रियाओं तथा सेल के निरूपण के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव, उसका मापन और विद्युत रासायनिक श्रेणी। पहले देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव। एक विलयन में उपस्थित स्वयं के आयनों के संपर्क में स्थित एक इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉनों को त्यागने अथवा ग्रहण करने की प्रवृत्ति को उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। कोई भी धातु जब उसके स्वयं के आयनों के संपर्क में होती है तो उसमें प्रायः इलेक्ट्रॉनों को निकालने और लेने की प्रकृति होती है। जैसे मान लेते हैं एक धातु M अपने Mn+ आयनों के संपर्क में है तो कुल 3 संभावनाएं हो सकती हैं। नंबर 1, एक धातु आयन Mn+ इलेक्ट्रोड से टकराई और किसी में कोई परिवर्तन न हो। नंबर 2, इलेक्ट्रोड पर उपस्थित एक धातु परमाणु N इलेक्ट्रॉनों को त्यागकर Mn+ आयन के रूप में विलयन में चला जाए, अर्थात धातु परमाणु ऑक्सीकृत हो जाए। और नंबर 3, एक धातु आयन Mn+ इलेक्ट्रोड से टकराकर उससे N इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे तथा एक उदासीन धातु परमाणु M में परिवर्तित हो जाए, अर्थात धातु आयन अपचयित हो जाए। अब पहली संभावना, जब कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इलेक्ट्रोड निकाय इस प्रकार का होगा जिसमें न तो धातु परमाणु और न ही धातु आयन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इलेक्ट्रोड पर न तो ऑक्सीकरण होगा और न ही अपचयन होगा, और इस निकाय को हम शून्य इलेक्ट्रोड या नल इलेक्ट्रोड कहेंगे। नंबर 2, जब धातु परमाणु ऑक्सीकृत हो रहा है, अर्थात धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाल करके धनायन बनाने की प्रकृति रखता है, तो उस स्थिति में धनायन विलयन में चले जाते हैं तथा ऑक्सीकरण की क्रिया से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो जाते हैं। यह क्रिया उस समय तक चलती रहती है जबकि विलयन में एकत्रित आवेश अभिक्रिया को रोक न दे, जिससे इलेक्ट्रोड पर एक ऋणात्मक विभव उत्पन्न होता है। इस विभव को ऑक्सीकरण विभव तथा इलेक्ट्रोड निकाय को ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड निकाय कहते हैं। तथा संभावना 3, जब धातु आयन अपचयित हो रहा है, अर्थात धातु आयन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेता है और उदासीन रूप में अपचयित होता है, तो इस प्रकार धातु परमाणु धातु की की सतह पर जमा हो जाते हैं, और यह क्रिया भी तब तक चलती रहती है जब तक कि एकत्रित आवेश प्रक्रिया को रोक न दे। इस अपचयन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड पर धनात्मक विभव उत्पन्न होता है और इसको हम अपचयन विभव कहते हैं, और इस इलेक्ट्रोड निकाय को अपचयन इलेक्ट्रोड निकाय भी कहा जाता है। देखिए, ये पूरा का पूरा तीनों संभावनाएं दी गई हैं। अब किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर उत्पन्न विभव की प्रकृति धातु के ऑक्सीकृत होने या अपचयित होने की सापेक्ष प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। जब एक धातु में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉनों के एकत्रित होने के कारण एक ऋणात्मक विभव उत्पन्न होता है। इसके विपरीत
यदि धातु आयन में अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक है तो इलेक्ट्रोड पर एक धनात्मक विभव उत्पन्न होता है। अब देखते हैं, ये तीनों संभावनाएं हैं। पहले में नल है, दूसरे में ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है और तीसरे में अपचयन इलेक्ट्रोड है। अर्थात पहले वाले में न तो धातु विलयन में आता है, न विलयन के आयन धातु पे जाते हैं। दूसरे में धातु पर उपस्थित जो धातु के परमाणु हैं वो ऑक्सीकृत होकर विलयन में आने की प्रवृत्ति रखते हैं, तथा तीसरे में विलयन में उपस्थित जो आयन हैं वो धातु की छड़ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन लेकर के अपचयित होने की प्रकृति रखते हैं। तो ये क्रमशः नल इलेक्ट्रोड, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड और रिडक्शन इलेक्ट्रोड के चित्रात्मक निरूपण है। अब आते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। किसी भी मानक इलेक्ट्रोड विभव को निम्नलिखित शर्तों के अनुसार परिभाषित करते हैं। पहला है, इलेक्ट्रोड निकाय का तापमान कमरे का ताप हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 डिग्री केल्विन हो। नंबर 2, इलेक्ट्रोड निकाय में उपस्थित विलेय का सांद्रण 1 ग्राम प्रति लीटर हो, 1 मोल प्रति लीटर हो। और तीसरा, निकाय में किसी गैस का प्रयोग किया गया है तो उसका दाब 1 वायुमंडल हो। और अगला, यदि कोई पदाक्षर उल्लेखित नहीं है तो E0 का अर्थ मानक अपचयन विभव ही समझना चाहिए। परिभाषा के लिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर डुबोया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष जितनी धनावेशित या ऋणावेशित होती है वह उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब इसका मापन कैसे करेंगे? एक एकल इलेक्ट्रोड पर या तो कोई ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया ही संपन्न होगी जो उसे विभव देगी। चूंकि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं एक दूसरे की पूरक हैं, इसलिए किसी एकल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का निरपेक्ष मापन संभव नहीं है। जैसे आप देखिए, E0 = m/mn+ बराबर -E0 mn+/n। या जिंक के इलेक्ट्रोड को देखें तो E0 जिंक ऑक्सीकरण बराबर -E0 जिंक अपचयन। या कापर का E0 कापर से क्यूप्रिक आयन यानी ऑक्सीकरण = -E0 क्यूप्रिक आयन का कापर यानी अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे की पूरक क्रियाएं हैं, एक के बिना दूसरी संभव नहीं है। अतः इसका एकल इलेक्ट्रोड के रूप में मापन संभव नहीं है। इसके लिए हमें एक मानक इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है जिसके सापेक्ष इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जा सके। और इसके लिए मानक इलेक्ट्रोड का काम करता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर जब उसी के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष जो विभव देती है वह आता है
शून्य वोल्ट। और इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे देख लीजिए आप, जब इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करेगा तो हाफ H2G इज इक्वल टू H प्लस प्लस ई माइनस, ये ऑक्सीकरण हुआ। जब कैथोड की भांति काम करेगा तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस के रूप में होगा, ये अपचयन के रूप में होगा। और परिपाटी के अनुसार एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव को शून्य माना जाता है, मतलब E0 ऑक्सीकरण, E0 हाफ H2 अपॉन H प्लस इज इक्वल टू E0 अपचयन, ये होगा H प्लस अब्लिक हाफ H2, दैट विल बी 0। इसलिए इसे मानक इलेक्ट्रोड माना जाता है। इसको बनाते कैसे हैं? एक पात्र होगा जिसमें हाइड्रोजन के आयन या कोई भी अम्ल भरा होगा। इसमें एक ग्लास जैकेट होती है। इस ग्लास जैकेट में एक नली और उसमें एक तार की सहायता से प्लेटिनम की पन्नी लटकी होती है। ऊपर से हाइड्रोजन गैस एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम की सतह पर शोषित हो जाती है, और जब शोषित होती है तो उस दशा में वह धातु की छड़ की भांति कार्य करती है, और इस पूरे प्रक्रम को हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इसका मापन, मानक इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानते हैं, और इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य मापा जाता है। अतः मापा गया विभवांतर प्रयुक्त एकल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के संख्यात्मक मान के बराबर होगा। अर्थात हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अन्य धातुओं के इलेक्ट्रोडों को जोड़कर हम उनके इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं। चूंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव शून्य है, इसलिए जो भी विभव परिलक्षित होगा वह उसमें दिए गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ एक धातु इलेक्ट्रोड को जोड़ा गया है। अब इस पूरे परिपथ में जितना भी विभव होगा वह विभव पूरा का पूरा इस धातु इलेक्ट्रोड का ही होगा। अतः हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मानक इलेक्ट्रोड मान करके जो इलेक्ट्रोड विभव सेल का होगा वो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड के रूप में उसके मानक विभव की गणना की जा सकती है। जैसे जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन हम कर रहे हैं। आप देखिए इसमें 1 मोल प्रति लीटर सांद्रण का जिंक के आयन के विलयन में जिंक की छड़ डूबी हुई है। एक छड़ जिंक में निर्मित इलेक्ट्रोड को एक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया है। विद्युत धारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होती है, तथा जो वोल्टमीटर लगा है उस वोल्टमीटर में 0.76 वोल्ट विभवांतर इंगित करता है। अर्थात इस सेल में इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ प्रवाहित होते हैं। अतः इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की भांति कार्य करेगा और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति कार्य करेगा। आप देखो इसमें यहाँ पे जिंक को एनोड की तरह बाईं तरफ लगा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरफ लगा है। जबकि यदि हम इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर के साथ जोड़ते हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड के साथ, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का और कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से कॉपर की तरफ प्रवाहित होते हैं, जबकि पहले वाले में जिंक के इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है।
कॉपर इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन फिर वैसे ही करेंगे। ये इसमें वोल्ट मीटर जो है वो 0.34 वोल्ट दिखाता है। यहाँ पे आप देखिए 0.34 बराबर E0 Cu प्लस बाई Cu माइनस E0 H प्लस बाई हाफ H2, या चूँकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का 0 है इसलिए कॉपर के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव प्लस 0.34 वोल्ट आता है। अब आते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोडों के साथ विभिन्न इलेक्ट्रोडों को जोड़कर उनके द्वारा प्राप्त विभवों को एक श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया है और उस श्रेणी को कहते हैं हम विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न इलेक्ट्रोड निकायों के अपचयन विभवों की बढ़ते क्रम में एक व्यवस्था है। चूंकि IUPAC के द्वारा मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। इस पूरे टेबल में लिथियम से लेके आयोडीन तक एवं अंत में फ्लोरीन तक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में लिथियम के लिए सबसे अधिक ऋणात्मक -3.05 वोल्ट और फ्लोरीन के लिए सबसे अधिक धनात्मक +2.87 वोल्ट आता है। अर्थात सभी के मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभवों को यदि उनके बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो विद्युत रासायनिक श्रेणी निर्मित होती है। अब इस विद्युत रासायनिक श्रेणी की महत्वपूर्ण विशेषताएं। नंबर 1, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़े जाने पर मानक अपचयन विभव के ऋणात्मक मान युक्त इलेक्ट्रोड निकाय एनोड तथा धनात्मक मान युक्त निकाय कैथोड का काम करेंगे। या श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रकृति या अपचयित होने की प्रकृति में वृद्धि होगी। श्रेणी में शीर्ष पर रखे गए पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप यानी लिथियम आयन में अपचयित होने की प्रवृत्ति न्यूनतम है। अतः लिथियम आयन सबसे अधिक दुर्बल ऑक्सीकारक है। इसके विपरीत इसका अपचयित स्वरूप लिथियम में सर्वाधिक ऑक्सीकृत होने की प्रकृति है, इसलिए लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपचायक की भांति काम करेगा। अगला है श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रकृति अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रकृति अधिक है। अर्थात श्रेणी में नीचे रखे गए पदार्थ के ऑक्सीकृत रूप का मानक अपचयन विभव सबसे अधिक है, अतः इसमें अपचयित होने की प्रकृति अधिक होगी अर्थात इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति अधिक होगी। इसलिए फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। इसके विपरीत इसके अपचयित रूप F नेगेटिव में ऑक्सीकृत होने की प्रकृति सबसे अधिक होगी या फ्लोराइड आयन सबसे अधिक दुर्बल अपचायक होगा। अगला श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकृत रूप की ऑक्सीकारक क्षमता में वृद्धि होती है। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अपचयित रूप की अपचयन क्षमता कम हो जाती है। श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित पदार्थों के अपचयित रूप हाइड्रोजन के अधिक प्रबल अपचायक हैं, जबकि हाइड्रोजन के नीचे स्थित पदार्थों के अपचयित रूप हाइड्रोजन की तुलना में
दुर्बल अपचायक हैं। इस प्रकार किसी भी पदार्थ का अपचयित रूप श्रेणी में अपने से नीचे स्थित किसी भी पदार्थ के आक्सीकृत रूप को अपचयित कर सकता है। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम इनके अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। नंबर 1, धातुओं की क्रियाशीलता। किसी धातु की क्रियाशीलता उसके द्वारा संयोजकीय इलेक्ट्रॉनों को निकालने की प्रकृति के अर्थात धातु के आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। चूंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में पदार्थों के आक्सीकृत होने की प्रवृत्ति श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, अतः श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता कम होगी। एक रिडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता। एक रिडॉक्स अभिक्रिया उस समय संभाव्य होगी जबकि अधिक अपचयन विभव युक्त पदार्थ अपचयित हो रहा हो तथा कम अपचयन विभव युक्त पदार्थ आक्सीकृत हो रहा हो। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, Fe+2 + Cu इज इक्वल टू Cu++ Fe। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन के लिए इलेक्ट्रोड विभव -0.44 वोल्ट है और कॉपर के लिए 0.34 वोल्ट है। अब कॉपर का मानक अपचयन विभव आयरन के मानक अपचयन विभव से अधिक है, अतः यह अभिक्रिया तभी संभव होगी जब कॉपर आयन अपचयित हो और यहाँ पर चूंकि इनके E0 सेल का मान ऋणात्मक आता है, इसलिए अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं होगी। जब भी कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रोड विभवों का अंतर धनात्मक होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया संभाव्य होगी। जब यह मान ऋणात्मक होगा, रिडॉक्स अभिक्रिया संभाव्य नहीं मानी जाएगी। अब लवण विलयनों में धातुओं का विस्थापन। लवण विलयन में एक धातु अपने आयनों के रूप में अर्थात आक्सीकृत अवस्था में पाई जाती है। लवण विलयन से धातु के विस्थापन का अर्थ इसके आक्सीकृत रूप का अपचयन जैसा है। एक धातु श्रेणी में अपने से नीचे स्थित किसी अन्य धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। अर्थात मान लीजिए कॉपर और जिंक है, तो जिंक कॉपर को विस्थापित करेगा लेकिन कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं करेगी, क्योंकि रासायनिक श्रेणी में कॉपर जिंक से नीचे है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।